Hi, students. So here we are with the second chapter of your supplementary book. आपकी सप्लीमेंट्री किताब का दूसरा चैप्टर के साथ हम यहाँ मौजूद हैं, चिल्ड्रन एट वर्क, जो कि गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और अरिजीत सेन को क्रेडिट दी जाता है उसको लिखने का। और जिस किताब से ये कहानी उद्धृत है, ये जिससे लिया गया है, उसका नाम है फ्रॉम ट्रैश ऑन रैक पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग। ट्रैश कचड़े को कहते हैं, रैक पिकर कचड़े चुनने वाले को कहते हैं, और रिसाइकलिंग जो कचड़े का से फिर से हम कुछ नई चीज का निर्माण करते हैं तो उसे रिसाइकिल कहा जाता है। तो चिल्ड्रन एंड टू वर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। दो बच्चे इसके अहम पात्र हैं। जो मेन प्रोटैगनिस्ट हम कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट सबसे मुख्य पात्र को कहा जाता है, जो कहानी का मुख्य किरदार है उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो जो प्रोटैगनिस्ट है वो वेलू है, VELU, वेल्यू। और इस कहानी की शुरुआत होती है जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल के स्टेशन पर एंट्री लेती है, और वेलू को कुछ वक्त लगता है उससे उतरने में। वो आखिरकार प्लेटफॉर्म पे उतर के कुछ देर वहीं खड़ा रहता है। उसके पांव भी कांपने से लगे थे, जैसे कि वो अभी भी ट्रेन में ही मौजूद हो। और तभी एक कुली आता है, पोर्टर है, पोर्टर कुली को कहते हैं, वो अपनी ट्रॉली लेकर आता रहता है, ओए हटो लड़के, उस तरीके से उसे आवाज देता है, और वो कूद कर एक साइड हो जाता है। वो बेंच पर बैठा रहता है, प्लेटफॉर्म में साइड पे जो एक बेंच होती है उस पर बैठा रहता है, और अपना छोटा सा जो बंडल है, पोटरी है सामान की, वो वहां पर बगल में रख देता है। 11 साल का है वेलू, और उसने कभी जीवन में इतने लोग नहीं देखे थे, सिवाय उसके जब उसके गांव में सालाना मेला लगता था, तो उस मेले में ही उसने कभी भी इतने लोग देखे थे। इतने सारे लोग लोग उससे टकरा रहे थे अपने सूटकेस के साथ दौड़ते हुए। तभी एक आवाज आती है जो अनाउंस करती है कोई चीज लाउड स्पीकर पे, जो वो समझ नहीं पाता। और तभी उसके बगल में आके लोगों का एक झुंड आकर बैठ जाता है अपने सामान के साथ, जो टीवी पर देखते रहते हैं, जो कि छत पर लगा हुआ है। जो आवाज आ रही थी वो बहुत ही भद्दी सी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वेलू अपने घुटनों में अपना सर रखकर वहां पर बैठ जाता है। उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, और बहुत थकान भी महसूस हो रही थी। वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था, और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ कुछ चिनिया बादाम जो पीनट कहते हैं, और एक जैगरी का टुकड़ा, जैगरी मतलब गुड़, तो गुड़ के एक टुकड़े और कुछ चिनिया बादाम के अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसका जो छोटा सा बंडल था उसमें एक शर्ट थी, एक तौलिया था और एक कंघी थी। पहले दिन ज्यादातर दिन वो चलता रहा, चलते 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 वो कन्नूर पहुंचा, जो कि एक जगह है, और वहां उसे एक ट्रेन मिली चेन्नई के लिए, जिसमें वो चढ़ गया। वेलू के पास कोई पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, पर ये उसकी किस्मत थी कि जनरल बॉगी में टिकट कलेक्टर जो है वो आया ही नहीं उस कंपार्टमेंट में। उसने कोशिश की थी सोने की, जो फ्लोर है एंट्री गेट के बगल में वहां पर कुछ लोग वहां ताश की पत्तियां खेलते रहे रात भर, और काफी आवाज करते रहे। फिर तभी एक आवाज आती है, आई नए हो शहर में? वो एक काफी रफ सी आवाज थी। वो अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है लोगों को कि आखिर किसने उसे बुलाया। तो फिर आवाज आती है, इधर लड़के, इधर है। इस तरीके से आवाज आती है। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है एक छोटी सी लड़की जो लगभग उसी की उम्र के है, और एक बनियान पहन रखा है जो कि बहुत ही लंबा सा है, उसके हाइट से बहुत ज्यादा बड़ा है, और ढीला सा बनियान है जो उसके घुटनों तक आ रहा है। वो बनियान उसने पहन रखी है, उसके बाल जो है काफी ब्राउनिश है और अकड़े हुए से है, और एक बहुत बड़ा सा जो है सैक, एक बोझ वो ढो रही है अपने कंधे पर। वो जो प्लास्टिक कप होते हैं वो ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा कर रही थी, और उसको अपने सैक में, उस बोरे में डाले जा रही थी। उस मन ही मन सोचता है कि ये लड़की मुझे क्यों आवाज दे रही है, और आखिर ये इस लड़के ने बनियान क्यों पहन रखी है। तभी वो बोलता है कि भाई, इस तरीके से बेवकूफों की तरह मत घूरो मुझे, क्या नाम है तुम्हारा? वेलू। और दूसरी तरफ देखने लगता है पलट कर। फिर बोलता है, तो मिस्टर वेलू, आ, उसके सामान को देख के वो कहती है, घर से भाग कर आए हो?
वेलू जवाब नहीं देता, वो नहीं चाहता था एक अजनबी लड़की को अपने बारे में ज्यादा कुछ बताना, कि उसने आखिर क्या किया है, क्यों वो यहाँ पर मौजूद है। वो अपने घर से भाग कर आया था क्योंकि वो अपने पिता की हिंसा, जो घरेलू हिंसा होती है, पिता जो उसको मारते पीटते थे, वो एक दिन भी नहीं झेल सकता था। और वो और उसकी बहनें जितना भी कमा कर लाते थे मेहनत करके दिन भर में, उसके पिता मार पीट कर उनसे छीन लेते थे और अपनी शराब पर सारे पैसे उड़ा दिया करते थे। तो तभी वो आवाज देती है, छोटी सी लड़की, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं तुम्हारी तरह, तो क्यों क्यों आए हो यहाँ पर, अमीर बनने के लिए। वो वेलू के बगल में जाकर बैठ जाती है। वेलू थोड़ा और खिसक कर साइड हो जाता है, और वो कहता है कि भाई उसे बेसिकली बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि 2 दिन से उसने उसे वो पीनट और जैगरी के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। तो उसके पेट में गुड़बुड़ गुड़बुड़ हो रही थी, पेट में मड़ोरे आ रही थी भूख के कारण। वो बच्ची उसको बोलती है, वो सोच रहा है मन ही मन कि, वो लड़की उसको पहले तो कहती है कि भैया देखो, क्या तुमको यहाँ भूखे हो, यहाँ पर अगर ऐसे बैठे रहोगे, चेहरे बनाते रहोगे। 2 शब्दों का इस्तेमाल है, एक है ग्रिमेस। ग्रिमेस जब हमारा चेहरा थोड़ा सा विकृत हो जाता हो, जब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, बहुत ज्यादा भूख लग रहा हो, या कुछ भी ऐसा अंदर से फीलिंग हो जिसके कारण हमारा चेहरा थोड़ा अजीब सा दिखने लगे, तो उसको हम ग्रिमेस कहते हैं। और ग्लमली हुआ, जब आप दुखी होके बैठ के आप चेहरे बनाते रहेंगे, तो ये होता है कि ग्लमली बैठकर यहाँ पर अगर आप चेहरे बनाते रहेंगे, बनाते रहोगे वेलू, तो उससे कुछ नहीं होगा। भूख लगी है तो मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ। और वो आगे बढ़ जाती है अपना बोरा उठाकर। तभी वेलू सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या इस लड़की के पीछे जाऊं, वो कहाँ लेकर जाएगी मुझे। और वो लड़की जल्दी ही भीड़ में गुम होती जा रही थी, तो ये डिसीजन बहुत जल्दी लेना था वेलू को कि उसके साथ जाएगा या नहीं जाएगा। लास्ट में वो एक पल में सोचता है कि नहीं ठीक है, मैं जाऊंगा इसके पीछे, और अपनी पोटली उठाता है और उसके पीछे दौड़ जाता है, और उसके पास पहुंच जाता है स्टेशन से बाहर निकलते निकलते। और उस लड़की पलट के देखती भी नहीं कि वो कितने पीछे है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा। वो लड़की के पास पहुंच जाता है। फिर जब वो रोड पर पहुंचते हैं, तो इतनी तेजी से चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के सामने से गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं कि उसको स्मोक और डस्ट से उसका दिमाग घूमने सा लग जाता है, उसका सिर भारी सा हो जाता है, दर्द करने लग जाता है, इतनी आवाज और इतनी गाड़ियां, इतना स्मोक देखकर। तब ही वो काफी वक्त तक उनको रुकना पड़ता है, ये सोचने के लिए कि कब पार करे। जब उन्हें थोड़ी सा गैप मिलता है, तो उसी में वो लड़की उसका हाथ पकड़ के उसको टानते हुए पार कर लेती है रास्ते को। फिर वेलू पीछे पलट कर देखता है कि क्या अभी आखिरकार उन्होंने उस रोड को पार कैसे किया, इतने चलती हुई रोड को। उसको ये लड़की कहती है कि क्या कर रहे थे तुम यहाँ, गाय चरा रहे हो, अगर तुम वहां रोड के बीच में इस तरीके से खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलू का जो दिल है वो अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था, कि वो जिस तरीके से दौड़ के उससे लगा वो कि पता नहीं कैसे आखिर रास्ता उसने पार कर लिया है। फिर किसी तरीके से वो जब देखता है कि रोड पे कितनी गाड़ियां, कितने सारे लोग, वो सारी चीजें, ऊपर देखता है तो होर्डिंग्स, पिक्चर्स लगे हुए हैं बनियान के, कार टायर के, कलम के। एक महिला है जो एक बक्सा पकड़े हुए है, और पर सारी चीजें अंग्रेजी में लिखी हुई थी, इसीलिए वेलू समझ नहीं पा रहा था कि उसमें क्या लिखा हुआ है। वो लड़की जो है, तभी एक वाइड ब्रिज होता है जो ऊपर की तरफ जा रही होती है, फुट ओवर ब्रिज। तो वो फुट ओवर ब्रिज की तरफ बढ़ जाती है, और उस पे चढ़ के दूर की जो बड़ी बड़ी इमारतें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, वो देख पाता है वेलू, और टावर्स वगैरह। फिर उसको एक बिल्डिंग दिखाती है लड़की, देखो वो वाली बिल्डिंग देखो, अगर तुम कभी केयरफुल नहीं रहोगे तो वहां पे तुम बार्स गिनते हुए नजर आओगे। वो वेलू बहुत ध्यान से उसमें तमिल साइन को देखता है, उसमें लिखा हुआ रहता है सेंट्रल जेल। बोलता है क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। तो उसके जवाब में वो लड़की कहती है कि भाई कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाना, अगर पकड़े जाओगे तो वहीं जाओगे। और वो लड़की जो है ऑलरेडी ब्रिज से उतरने के क्रम में चली जाती है, शोल्डर पे अपना वो बैग रखे हुए। मन ही मन सोचता है वेलू कि आखिर इस बैग में है क्या। और वो प्लास्टिक कप्स उठा के डालते हुए तो उस लड़की को उसने देखा था। लाइक क्या कैरी कर रहे हो इस बैग में। तो वो बोलती है चीजें हैं, बॉटल्स है, पेपर है, वगैरह वगैरह।
उससे ज्यादा सवाल करने का वेलू ने सोचा भी नहीं, और वो सोचता है कि आखिर इन चीजों को इकट्ठा करके वो करेगी क्या। अभी भी मॉर्निंग का ही वक्त था, सुबह का ही वक्त था, पर जो ये सूरज है वो काफी तेज हो चुका था, और रोड वगैरह काफी गर्म हो गई थी, और खाली पांव चलने में काफी दिक्कत आ रही थी वेलू को। और वो लड़की काफी तेजी से चल रही थी, तो बहुत कोशिशों के साथ वो किसी तरीके से छाव छाव में चलना और उस लड़के के साथ रहना, दोनों चीजों को साथ में करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की काफी तेज चल रही थी, और तकरीबन 1 घंटे चलने के बाद वो एक जगह पहुंचते हैं जहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग में, जहां लिखा होता श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडप। अब तमिल में कल्याण जो है वो कहते हैं कल्याणम, विवाह को, शादी को, मैरिज को। तो वो साइन लेटर में उन्होंने वो देखते हैं कि फूलों से बना हुआ है कि ग्रूम जेवी विनय गन और ब्राइड रानी। ब्राइड वधु को कहते हैं, जो दुल्हन होती है उसे कहते हैं, और जो वर होता है या जो दूल्हा होता है उसको हम ग्रूम कहते हैं, ब्राइड ग्रूम कहते हैं, सिर्फ ग्रूम भी कई बार कहते हैं। तो इन दोनों का नाम लगा हो रहता है। वेलू वहाँ बड़े बड़े कारों को देखता है जो पार्क में रहते हैं, और जो एक एक कार फूलों से सजी हुई रहती है उसको भी ध्यान से देखता है। वो तभी वो देखता है कि वो लड़की जो है वो एक माला से तोड़ सी लेती है, एक फूल का टुकड़ा थोड़ा सा, और अपने बालों में लगा लेती है। तभी वेलू कहता है क्या हम यहाँ पे खाना खाएंगे। अ, इसकी जिसके जवाब में वो कहती है हाँ, उम्मीद। वो लड़की कहती है उम्मीद, और फिर वो आगे अपने शेक करते अपने थंब को ऐसे 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 करके आगे बढ़ जाती है। वो हॉल के पीछे कहीं किसी तरीके से वो रास्ते से पहुंचता है जहाँ एक गार्बेज का ढेर लगा रहता है, गार्बेज बिन होता है, जहाँ थोड़ी सड़न सी बदबू आ रही होती है, जैसे चीजें सड़ी हुई रखी हुई हो, और बड़ा अजीब सा लग रहा होता है वेलू को। तभी वो लड़की वहां जाती है, वहां से एक केला निकालती है और उसकी तरफ फेंकते ले खा लो। देन छी, उसे बहुत ही बुरा लगता है, मैं ये नहीं खाता, मैं सिर्फ अनटच्ड शुद्ध खाना खाता हूँ, जूठा उठा नहीं, ये बचा खुचा मैं क्यों खाऊंगा। तो लड़की उसको कहती है ये ज्यादा हीरो मत बनो, और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें खाने को कुछ ढूंढ कर दे सकती हूँ। अब जब अभी तुम्हें फ्रेश खाना नहीं मिल सकता, यही तुम्हें खाने को मिलेगा। तो नहीं फिर वो एक वड़ा निकालती है उसकी तरफ फेंक देती है। उसकी इच्छा तो नहीं होती खाने की, पर तभी उसके पेट का जो भूख है, जो दर्द है, वो और बढ़ता महसूस होता है, और वो किसी तरीके से वो दोनों चीजें खा लेता है, और इमिडिएटली उसे काफी राहत पहुंचती है। वो लड़की एक और केला मिलता है जो वो लड़की खुद खाती है। वो कहती है कि अभी उन्होंने बस टिफिन ही खाया है, अगर जब लंच होगा तो अगर तुम्हें और खाना है तो तुम वेट कर सकते हो लंच तक, मुझे अभी और काम करना है। और वो वहां से बढ़ने लग जाती है। अ, वेलू अब सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या मैं खाने का वेट करूं या इस लड़की के साथ जाऊं, क्योंकि उसे तो उस लड़की के बिना कोई आइडिया ही नहीं था कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कैसे है। पर इस लड़के को कम से कम रास्तों का अंदाजा था, जगहों का पता था कि कहाँ वो कैसे जा रही है। शी न्यू हर वेज अराउंड, उधर के रास्तों से वो परिचित थी। तो वो आवाज देता है और उस लड़की के पीछे जाता है, क्योंकि उस लड़की का नाम भी उसे पता नहीं था। फिर वो बोलता है ए नाम क्या है तुम्हारा। बोलती है अच्छा, बिना नाम पता हुए तुम एक लड़की के पीछे पीछे भाग रहे हो। तो फिर वो बताती है उसका नाम है जया। जया नाम होता है उसका। फिर वो बोलता है मैं तुम्हारा फॉलो नहीं कर रहा। बोले कि अगर तुमने फॉलो नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो, कौन तुम्हें खाना दिलाया। बोले कि आप अगर चाहते हो तो, बोले तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोले अगर चाहते हो तो साथ में आ जाओ, ये बैग भर गया है, मुझे घर जाके अपना बैग बदलना पड़ेगा। जया और वेलू दोनों जो है रोड के साथ साथ आधे घंटे तक चलते हैं, जब तक वो एक ब्रिज पे पहुंच जाते हैं जहां ये क्या बहुत ही गंदा पानी बह रहा होता है। ट्रिप्लिकेन पहुंच गए थे। वो बताती है कि अब हम ट्रिप्लिकेन पहुंच गए, इस एरिया का नाम ट्रिप्लिकेन था। और देखो ये बकिंघम कैनल है, कैनल नहर को कहते हैं, ये बकिंघम नहर है। वेलू घूरता है उसे, वो सोचता है ये नहर है, क्योंकि वहां तो सिर्फ पानी के कुछ बुलबुले से कीचड़ जैसा जैसा पानी वहां पे था, और बहुत ही विचित्र किस्म के हट, जो झोपड़ियां होती है, बहुत ही अजीब सी विचित्र किस्म की झोपड़ियां उसे वहां पर दिखती हैं। जिस जैसी झोपड़ियां उसने कभी नहीं देखी, वो हर चीज से बनी हुई थी। उसमें मेटल के शीट्स थे, टायर्स थे, ब्रिक भी था, मड भी था,
प्लास्टिक, वुड, जो कुछ भी मिला उससे बना दिया गया था उन झोपड़ियों को। और बड़े अजीब ढंग से वो खड़ी थी, ऐसा लगता था जैसे वो कभी भी भड़बड़ा कर गिर जाएगी। वो पूछता है कि क्या तुम यहीं पर रहती हो? ये घर तो बड़े अजीब से है, हमारे गांव में तो जो घर है वो मड से बनते हैं और पाम लीफ से बनते हैं, ताड़ के पेड़ के पत्तों और जो मड होता है उससे बनते हैं। तो जया उसी में से एक हट के अंदर जाती है, अपना सैक फेंकती है और दूसरा एक खाली वाला उठाती है, बोलती है चलो। वो वेलू की तरफ मुड़ती है और बोलते है कम से कम अब मेरी मदद करो, क्योंकि मैं मेरा ये खत्म हो गया है, मुझे और सामान इकट्ठा करने होंगे, ये पहन लो और मेरे साथ चलो। उसने एक जोड़ी जूते वेलू की तरफ फेंक दिए जिसमें शू लेस नहीं थे, पुराने जूते थे। वेलू बहुत कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या काम, कौन सा वर्क, क्या काम करती है ये। वो पूछती है कि भाई वो पूछता है इन सामानों से क्या काम करते हो तुम, क्यों कलेक्ट करते हो इसको? क्योंकि उसने जो भी काम किया था आज तक वो जो लैंड ओनर है उसके फार्म पे ही काम किया था, उसके खेतों पे ही काम किया था, या फिर उनके उसके जो गाय वगैरह होती थी उनको चराने का काम किया था। तो पूछता है क्या कोई फार्म, कोई खेती वाली जमीन नहीं है शहर में? और जया इस पे हंसने लगती है, वो कहती है शहर में कोई फार्म्स वगैरह नहीं होते और ना ही यहाँ फार्मर्स होते हैं। अब हम रैक पिकर्स हैं, रैक पिकर्स मतलब कूड़ा बिनने वाले, हम कूड़ा बिनने वाले हैं। रैक पिकर्स, देखो मेरे सैक को, देखो मेरे बोरी को, देखो इसमें चीजें भरी हुई हैं जो मैंने कलेक्ट की। कलेक्ट की कहाँ से? भाई रबिश बिन से, कचड़े के डब्बों से, बिन से, सारी जगहों से। तुम कचड़ा कलेक्ट करती हो? क्योंकि उसने कभी सुना नहीं था अपने गांव में कचड़ा तो फेंकने के लिए होता है, कचड़ा कोई कलेक्ट कैसे कर सकता है? तो वो बोलती है ए बेवकूफ, ब्लॉकहेड, जिसका दिमाग बंद हो रखा हो, ए ब्लॉकहेड, ये कोई भी रबिश नहीं है, इसमें प्लास्टिक है, ग्लास है और पेपर है और ऐसी ही चीजें, हम इसको जम बाजार जग्गू को बेच देते हैं। वेलू अभी भी पजल था, उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। उसने सुना, उसने बस लोगों को कचरा फेंकते हुए ही सुना था, आखिर कचरा कोई खरीदेगा क्यों? बोलता है भाई वही लड़की जया उसे जवाब देती है, तुम्हें क्या लगता है वो बस ऐसे ही इन चीजों को खरीद लेता है? वो इन चीजों को एक फैक्ट्री में जाकर बेच देता है। देखो अब मेरे पास तुम्हारे जैसा वक्त तो है नहीं बर्बाद करने के लिए, इसीलिए अब चलो। वेलू वहां से मूव नहीं करता, वो घर से इसलिए नहीं भागा था कि इस नई जगह में गार्बेज बिन से कचड़े बिनने। जया उसको पोक करती है अपने छड़ी से, बोलती है देखो अगर इफ समवन गेट्स देयर, अगर कोई वहां पर देखो सामान, अगर कोई वहां हमसे पहले पहुंच गया तो हम तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा फिर सामान। इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, करने की कोशिश कर रहे हैं, या खड़े रह के बड़े हीरो मत बनो, किसने आखिर तुम्हारा पेट भरा आज? वेलू अपना सर खुजाता है और सोचता है, बोलता है चलो अभी के लिए मैं ये काम कर लेता हूँ, तब तक के लिए जब तक कि कोई और काम मुझे नहीं मिलता। तो ये थी आप लोगों की दूसरी कहानी। आई सपोज आप लोगों को कहानी भी अच्छी लगी होगी। एक बार कहानी की रीडिंग करने की कोशिश कीजिए और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।